यहाँ ज्वाइन कर लो, आपको इतनी जो तनख्वाह मांगोगे देंगे, सब कुछ है। आई रिफ्यूज इट, क्योंकि जिस धरती ने हमें बनाया, जिस देश ने हमें पढ़ाया लिखाया या जो भी बनाया है, उसका कर्ज उतारना हमें। आईपीएस बनने में आपको किन चीज़ों ने मदद की? एक इच्छा जो होती है ना कुछ करने की, वो है या नहीं है। काफ़ी लोग, हम जैसे बैकग्राउंड से आते थे, हम तो चलो गांव से थे, स्विमिंग जानते थे, पर जो नहीं भी जानते थे तो उनको सीधा ही स्विमिंग पूल में थ्रो कर देते थे, तो अपने आप स्विमिंग सीख जाते थे। तो हर बच्चा उस डर से निकल जाता था। एंटी हाईजैकिंग का जो कोर्स किया वो और आईपीएस, इन दोनों ट्रेनिंग्स में कितना डिफरेंस था और वहाँ से आपने ऐसा क्या सीखा जो अलग था? नमस्कार, उन्नत केसरी एजुकेशन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी दिग्गज हस्ती मौजूद है जिन्होंने एक गांव से आईपीएस तक का सफ़र तय किया और पहले इंडियन बने जिन्होंने एंटी हाईजैकिंग का कोर्स इंडिया से सीखा भी और उसमें एक अव्वल दर्जे के ऑफिसर साबित हुए। सो हेयर आई प्रेजेंट टू यू आईजी सुरेश शर्मा जी, जो कि एक फॉर्मर आईपीएस आईजी पुलिस रह चुके हैं पंजाब पुलिस में। नमस्कार सर। एक गांव से आईपीएस बनने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया। जो क्योंकि बेसिक ये है कि पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो गांव में लाइक करती है, और हमें जो गांव में बच्चे हैं उनको ऊपर उठाना है। शहर में तो बहुत होते हैं, और मेरा गांव सांपला है, हरौते डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा। हरियाणा में। तो हमारे फादर एयरफोर्स में ज्वाइन करे वहाँ से, उस ज़माने में 1948 में। और उनकी एक इंस्पिरेशन से मेरा जो एक दायरा था, माइंड था, अवेयरनेस थी, वो खुल गया। और ये 1961 में सैनिक स्कूल का कंसेप्ट स्टार्ट किया कि भाई ये जो ऑफिसर्स हैं, पहले तो या तो बड़े रिच फैमिली से होते थे या अंग्रेज होते थे। तो उन्होंने कहा जब तक और प्रॉपर ग्राउंड रूट से नहीं आएंगे ऑफिसर्स, तो देश में आगे फौज के लिए बड़ा ज़रूरी है। जी। तो वो सैनिक स्कूल खुले तो मैंने अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हो गया उसमें, सैनिक स्कूल के लिए। 1962 को ज्वाइन किया मैंने, जी। फरवरी में। और वहाँ 5th क्लास में जैसे हम 100 स्टूडेंट्स थे, 3 सेक्शन थे, तो 100 उस टाइम 5 सैनिक स्कूल थे पूरे इंडिया में। जी। तो बीके कृष्णा मैनन जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर होते थे, और उनके दिमाग की, या ये समझ लीजिए ये है। और जो 1962 का सिचुएशन थी, 59 से इंडिया में जो इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना का वॉर चल रहा था, तो इस संदर्भ में ये सैनिक स्कूल, 5 सैनिक स्कूल खोले गए। तो उसमें ये पंजाब था कंबाइंड, हरियाणा तो बाद में बना। हरियाणा पंजाब तो कंबाइंड था उसमें जी। 2 सैनिक स्कूल थे, एक सैनिक स्कूल कुंजपरा जिसमें मैं पढ़ा हूँ, और दूसरा था सैनिक स्कूल कपूरथला। अच्छा। ये 2 सैनिक स्कूल थे। तो हम पायनियर जो ज्वाइन किया उसमें 62 में, 5th क्लास में। तो एक देशभक्ति के अलावा सबसे ज़रूरी था कि हेल्थ जो थी ना वहाँ, हेल्थ में, क्योंकि आपको 5 बजे उठा देते थे, पीटी के लिए दौड़ना है, 1 घंटा पीटी, मतलब रिगरस पीटी होती थी। ये नहीं कि जैसे आजकल लोग बच्चे डेमो सा देते हैं, ऐसा नहीं है। बाकायदा उस मतलब 5th क्लास 10 ईयर्स के आप होके, आपको ये था कि भाई पूरा ग्राउंड दौड़ोगे, फिर एक्सरसाइज करोगे पूरी। और ये हॉर्स वगैरह जो, हॉर्स राइडिंग वगैरह भी उस टाइम पर। हॉर्स राइडिंग, सर वहाँ हमें बड़ी फैसिलिटीज थी। हॉर्स राइडिंग थी, पर हॉर्स राइडिंग थी 8th क्लास से ऊपर। ओके। 8th या 9th क्लास से ऊपर थी। तो लेकिन मैं एक क्लास जूदी और होते हुए भी मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो अच्छा हॉर्स राइडर भी था मैं स्कूल में। हॉर्स राइडिंग के अलावा वहाँ पे आपको क्रिएटिव जैसे फैसिलिटीज, मॉडलिंग, एनसीसी हो गई, और शुरू से ही आपको ड्रेस जो है, मतलब खाकी ड्रेस
स्टॉकिंग्स, निक्कर, जर्सी, वर्दी, रैंक, टोपी, बैच, मतलब बैरेट कैप, हैट्स, ये जो मिलिट्री का ड्रेस का जैसे जो डेकोरम होता है जो वो वहीं सिखाया जा वहीं रहा से था। 10 साल की उम्र से ही आपको उसमें डाल दिया। और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब जैसे हमारे उस टाइम स्कूल में 150 बच्चे थे, वो बढ़ते बढ़ते मतलब 500 हो गए, क्योंकि 100 एवरी ईयर आते रहे। तो हर बच्चे की ड्रेस एक होगी, और ड्रेस एक होने के अलावा हर मंडे को इंस्पेक्शन होती थी। ओके। जैसे सबको फॉलो इन करके जो प्रिंसिपल थे, और वो हमारी इंस्पेक्शन करते थे, मतलब लाइन में आके एक एक। तो एवरी चाइल्ड वाज इंस्पेक्टेड। कहाँ से? जो चाहे जूते हैं, हेयर कट है, ये बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ होती थी। ड्रेस प्रेस होनी चाहिए, हेयर कट होनी चाहिए, बिल्कुल कोई बेल्ट से बाल बाहर नहीं निकलना चाहिए, जूते चमकने चाहिए। और हमारा जो संडे होता था, क्योंकि मंडे सुबह होती थी, तो संडे हमारा काम ही होता था हेयर कट की लाइन में लगना, हेयर कट जल्दी करा लो, जूतों को पॉलिश करते रहो। और तो एक वो सेल्फ जो एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है कि मैंने चमकना है, वो लाइफ के अंदर सीखा हमने वहीं से आ गया। वहीं से। और वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ मेड, ऐसा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह लेके और कैसे बढ़ते हो, वो आपके हाथ में है। बिल्कुल। तो हमें, चलो पेरेंट्स ने अब अपॉर्चुनिटी दी कि सैनिक स्कूल में भर्ती करा दिया, लेकिन वो अब हमारे हाथ में था कि मैं उसको कितना उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। बिल्कुल। और ऐसे ही हर इंसान का एक एम सा रहता है। एम एम के अलावा उसको एक फ्रीडम मिल जाता है बच्चे को, कि भाई कोई हमारे वहाँ पे 6 महीने तक आपको छुट्टी मिलेगी, 1 महीने की सर्दियों में, 2 महीने की गर्मियों में। लेकिन जहाँ जब स्कूल में है हम, उस टाइम ना तो आपके पेरेंट्स आपको आके मिल सकते हैं, ना आप छुट्टी जा सकते हैं। यू हैव टू बी विद इन दोस, आपने स्कूल के बच्चों में ही रहना है, और सबने वही खाना खाना है, सबने वही ड्रेस पहननी है, और कोई अमीर गरीब का वो नहीं। तो उसमें अभी तो ये सारे कास्ट कोस्ट भी लिखने लग गए, तो वहाँ तो हम रोल नंबर से जाने जाते थे। जैसे मेरा रोल नंबर था 32, तो एक बार जिसको रोल नंबर अलॉट हो गया, वो आज के दिन में अगर आप सैनिक स्कूल में जाओगे तो वहाँ रोल नंबर चल रहा है 6500, ऐसे रोल नंबर चल रहा होगा। तो हम जैसे इनिशियल वाले थे, तो एक बार जो रोल नंबर आपको अलॉट हो गया, वो रोल नंबर चलता रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। और तो आपस में जो बात भी हम लोग करते थे, तो रोल नंबर से ही जानते थे ज़्यादातर, या ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट नेम जानते थे। किसी का कोई कास्ट, सरनेम, कास्ट को नेम, कुछ नहीं होता था। और ना ये बैकग्राउंड से था कि भाई ये शहर से या कभी अमीर बाप से या इसका क्या, सब तो उस इक्वल समय होते थे। सर किन फैमिलीज के बच्चों को, मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम था कि कहीं कहीं से बच्चे आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से नहीं आएंगे, ऐसा कुछ था? हाँ, उसमें ये था कि पहले तो उन्होंने ये फोर्सेस में सर्कुलर भेजा था सेंटर से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, एयरफोर्स आर्मी के जो भी ऑलरेडी आदमी सर्व कर रहे थे, उनको ये सर्कुलर भेजा कि भाई आप ऐसे ऐसे सैनिक स्कूल खोल रहे हैं, और आप अपने बच्चे को इसमें एंट्री टेस्ट दिलवाए। एक तो ये था, और दूसरा जो स्टेट था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई स्टेट में भी एडवर्टाइजमेंट किया इसका, कि भाई जो भी अप्लाई करे, कंपटीशन टेस्ट है, तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स, इंग्लिश, इस तरह से ये टेस्ट होते हैं, 3 पेपर। और इन पेपर्स के बाद जो एक सर्टेन लेवल पे क्वालिफाई करते थे, उन बच्चों का फिर इंटरव्यू होता था। ओके। तो वो इंटरव्यू प्रिंसिपल जो थे हमारे, वो खुद लेते थे। एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर था जिसके तहत सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के तहत। प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो जैसे जो हमारे खुद के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, और वो हर बच्चे का इंटरव्यू लेके, और उसमें से जैसे उन्होंने 100 बच्चे छांटने थे, तो वो 100 में जैसे हम सेलेक्ट हो गए जी। तो ये यानी कि उनका देखने का ये तरीका ये था कि उसी टाइम से कि आपके अंदर वो एक इच्छा जो होती है ना कुछ करने की, वो है या नहीं है, ये चीज डेडिकेशन। हाँ, और आप
की विल विल पावर, और क्या अवेयरनेस है इसको हम्म। बच्चे को, तो ये जो चीज़ थी वो ये फाइंड आउट करते थे, और जो बच्चा उनको फिट लगता था उसी की एंट्री होती थी। तो ओके। हमें मतलब हम तो बड़े अपने आप को लक्की समझते हैं कि एक मतलब गांव से होके और उसमें सेलेक्ट हो गए। और थोड़ा लेकिन ये है कि जो मैं बता रहा हूँ, मनुष्य में खुद एक करने की भावना होनी चाहिए। मैं कानपुर में था, मेरे फादर कानपुर में थे, तो वहाँ एयरफोर्स स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे। लेकिन वहाँ 5th 6th तक हिंदी पढ़ते थे, इंग्लिश नहीं होती थी। तो जब मुझे ये पता लगा कि मैंने ये फॉर्म भरने हैं, तो उस टाइम हमारे फादर ने एक उनके जान पहचान के दोस्त थे, तो उनको बोला भाई ऐसे ऐसे इसको 2-3 महीने हैं, आप इंग्लिश। तो ये मेरा चलो ये रहा कि 3 महीने उन्होंने मेरे को ABCD से सिखा के 3 महीने में मैं इंग्लिश बोल लेता था, समझ लेता था, लिख लेता था। तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि आपके अंदर जो ग्रास्पिंग पावर है, लर्निंग पावर जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए और डिलीवरी पावर होनी चाहिए। तो जो आदमी सुनेगा, सीखेगा, पहले तो सुनो, फिर उसको ग्रास्प करो, फिर उससे सीखो कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और फिर उसको आप अपने उसमें जीवन में लाओ। जब आप इसमें करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से आपकी जो परफॉर्मेंस है कहीं भी, अब वो सैनिक स्कूल में क्या था, वहाँ तो आपको हर गेम खेलनी पड़ती थी एक लड़के को, जी। बच्चे को, राइट फ्रॉम हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, बॉक्सिंग। तो जैसे बॉक्सिंग है, कुछ लोग तो ये तो उस टाइम तो हमें कोई वो शुरू में क्यों डर तो खत्म था। स्विमिंग काफ़ी लोग हम जैसे बैकग्राउंड से आते थे, हम तो चलो गांव से थे, स्विमिंग जानते थे, पर जो नहीं भी जानते थे तो उनको सीधा ही स्विमिंग पूल में थ्रो कर देते थे, तो अपने आप स्विमिंग सीख जाते थे। तो हर बच्चा उस डर से निकल जाता था किसी भी चीज़ के। तो वो तो एक एग्जाम्पल है। फिर जैसे उसी टाइम हमें ये राइफल चलाना सिखा दिया, ये करना सिखा दिया, तो ये एक कॉन्फिडेंस बनता चला गया लाइफ में। तो आगे बेसिकली सैनिक स्कूल ने जो लाइफस्टाइल दिया आपको, उसकी वजह से आपकी लर्निंग पावर और ग्रास्पिंग पावर जो थी उसको और एनहांस करने में आपको मदद मिली। और हर बच्चे का एक सर्टेन लाइफस्टाइल और हर बच्चे को एक सर्टेन वर्सिटैलिटी सीखना एक ऑब्लिगेशन थी, जिसकी वजह से वो आगे चलकर अपनी लाइफ में कुछ भी ग्रैब कर सकते थे। हाँ बिल्कुल ये सर आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल ने जो आपकी फाउंडेशन रखी, उस फाउंडेशन के साथ आईपीएस बनने में आपको किन चीज़ों ने मदद की? बेसिकली तो जो फाउंडेशन थी वो ये था कि जो सैनिक स्कूल का बेसिक पर्पस होता था कि भाई ये आर्मी में और जाएंगे, लेकिन जैसे कोई आर्मी में नहीं जा पाया, एयरफोर्स में नहीं जा पाया, तो आगे हमने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी। और MSc फिज़िक्स उस टाइम में मैं MSc फिज़िक्स में मतलब फाइनल में था, तो मेरा ये UPSC के थ्रू सिलेक्शन हो गया। ओके। और उस बैकग्राउंड से की एजुकेशन MSc फिज़िक्स थी उस ज़माने में, तो वेरी इट वॉज प्रेस्टिजियस की। और मेरा जो एक हो सकता है मेरा उस टाइम आइडिया भी ये था कि भाई साइंटिस्ट बने, क्योंकि खुद के एक रुचि अंदर होती से है। रुचि होती है कि साइंटिस्ट बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ। तो इंस्पिरेशन कौन था सर आपकी? इंस्पिरेशन तो खुद की इंस्पिरेशन बहुत थी हमारे लिए। अच्छा अच्छा। मतलब आपको इतना मोटिवेट खुद होता है कि आप खुद ही सोचते रहते हैं अपने बारे में। यही क्वालिटी आज के, जबकि आज को फीड किया जाता है बच्चे को, भाई तू डॉक्टर बनेगा। ये हमारे पेरेंट्स ने, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का मतलब फादर का स्पेशली और ग्रैंडफादर का बड़ा वो हूँ, उन्होंने मुझे पूरी छूट दे रखी थी। बोला भाई हमें पता तो एकदम बड़ा आदमी बनेगा, बस ये मतलब उनको ये पता था कि सोच जो है वो छोटी सोच नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर सोच बड़ी करोगे तभी तो बड़े बनोगे। बिल्कुल। तो ये बच्चे के अंदर एक जो बिग हार्टेड बोलते हैं, लार्ज हार्टेड बोलते हैं, वो हम बचपन से ही हो गए। भाई कभी जैसे दूसरे फ्रेंड को चोट लग गई या खाने का जैसे मेरे पास है चीज़, उसको दे दी, तो वो एक खुद को एक ये होता था कि भाई दूसरों के लिए कुछ करो। तो जब आप इस
आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि दूसरों को हेल्प करो तो गॉड विल हेल्प यू। मैं तो ये समझता हूँ। तो ये एक मेरे इफेक्ट, लाइफ इफेक्ट वो रहा कि जहाँ भी मैंने अप्लाई किया, मतलब लाइफ में, या जैसे बनने के बाद मैं डीएसपी डायरेक्ट क्लास 1 सेलेक्ट हो गए, तो उसके बाद भी मैंने एक जिंदगी को ये नहीं सोचा कि ये जिंदगी बहुत मिल गया मेरे को ये रहा कि अभी कुछ करना है। तो सर्विस में रहते हुए मैंने आगे मतलब लाइक एलएलबी कर लिया, और ये इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स एमबीए कर लिया दिल्ली एफएमएस से। मतलब पढ़ाई मैंने जारी रखी, और जितने सर्विस में कोर्सेज होते हैं, जैसे ये एविएशन सिक्योरिटी के हैं और वायरलेस के कोर्सेज, यानी मैं सर्विस के दौरान अपने आप को एंगेज रखा, और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिड जिसको बोलते हैं, मैं ये कहता हूँ मनुष्य को अगर कुछ करना है तो वो अपने अंदर वैल्यू एडिशन करता रहे, रादर देन दूसरे के कंपटीशन करना। मेरा कंपटीशन अपने आप से रहा कि भाई एमएससी कर ली तो लॉ भी कर लो तो एमबीए भी कर लो। तो ये साइड बाय साइड चलता रहा, सर्विस भी चलती रही, और ये अपना इवनिंग क्लास करके या जो भी है वो करते रहे। तो उस समय सर यूपीएससी, उस समय की यूपीएससी और आज की यूपीएससी में सर आप कहाँ क्या फ़र्क देखते हैं? अब इसमें तो ये है कि हमें तो बहुत टफ लगता था, और आजकल उस टाइम मेरे ख्याल रिसोर्सेज की कमी थी लोगों के पास। रिसोर्सेज, ये जो अभी चल रहा है ना कोचिंग सेंटर जी। और पता नहीं, हमें तो कभी सुना नहीं। और मैं ये आपको एक यही बता रहा हूँ, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू माई एमएससी मैंने पूरी पढ़ाई 0 रुपये दे के, मतलब फुल स्कॉलरशिप में करी, क्योंकि उस स्कूल में मैं स्कॉलरशिप मिला मेरे को, कोई उसमें नहीं लगा। जैसे वो फिर कॉलेज में गया, वो भी मेरे को स्कॉलरशिप में रहा, और उसका ये रहा कि कोचिंग वगैरह हमने कभी करी नहीं जिंदगी में। तो एक खुद का एक माइंड होता है आपका। अब ये क्या होता है कि जो भी एक्चुअली में सिस्टम है, उस सिस्टम को ऐसा कर दिया है कि आपके जो कॉलेज है या स्कूल है उसमें तो पढ़ाएंगे नहीं। वो कहेंगे भाई ट्यूशन लगाओ बच्चे की, पहली क्लास से, प्रेप क्लास से, उधर से फिर कॉलेज में जाओगे, फिर ये कि भाई कंपटीशन में जाना है, तो भाई ये यानी कि जो पढ़ाई आपको कॉलेज में वही तो कंपटीशन में आनी चाहिए। बिल्कुल। बट वो सारा चेंज कर दिया है। जो आपको कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके पढ़ाई में नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ा वो है। तो मतलब इसीलिए बेसिकली जो हाँ एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो कोर्स ऑफ सिलेबस है हाँ वो हालांकि रिलेट तो उन्हीं से करता है, लेकिन फिर भी उस लेवल की जो प्रिपरेशन है वो हमारे स्कूल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं नहीं हो रही जो होनी चाहिए। हाँ हाँ। अब तो मतलब ये हो गया कि स्कूलों कॉलेज में बस वो छोड़ देते हैं, भाई कोचिंग कर लो जाके, सीधी ही बात है। मतलब ये आप देखोगे, मेरे ख्याल 99.9% बच्चे कोचिंग करके ही कंपटीशन करते हैं, बिल्कुल। जबकि उस टाइम कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था, और आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी पड़ती थी। तो उससे मतलब सर बढ़ते कंपटीशन के कारण जो आज स्टडीज़ पैटर्न में जो बदलाव आया है, कहीं ना कहीं सभी लोग इस चीज़ को दोष देते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मतलब 10 लाख बच्चों ने भरा, उसमें से 1000 सेलेक्ट हुए। ऐसे जो जो ये एनवायरनमेंट बन गया, क्या कहीं ना कहीं इसका भी रोल नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम के अलावा कंपटीशन जो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो हर साल जो इस तरफ जाती है, क्या इस चीज़ का कोई रोल है, या आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा सुधार करके इसको बदला जा सकता है? इसमें बहुत फैक्टर्स हो गए हैं। जी। एक तो पॉपुलेशन तो हो ही गई है, हम्म। उसके अलावा जो एजुकेशन है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होनी चाहिए। अब क्या है कि प्रैक्टिकल
जो होता है जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग्स वोकेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं, बच्चों को वो कराई जाए तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ओके। और उस अपनी फील्ड में बच्चा अगर टैलेंटेड होगा, वो साइंटिस्ट बन सकता है, वो अफसर भी बन सकता, मतलब वो इतनी ब्रांचेस है कि आप बच्चे को, अब ये जैसे कंप्यूटर आ गया तो उस टाइम तो कोई कंप्यूटर नहीं था, तो आप उसको सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं अमेरिका, आप सिखा तो यहाँ रहे हैं, वो ब्रेन ड्रेन होके अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो ये एक तो यहाँ उसकी अपॉर्चुनिटी बच्चे को ये दो टू वर्क। अगर आपने पढ़ा भी दिया, कंप्यूटर सिखा दिया उसको, आईआईटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या है, मोस्टली आईआईटी में करेंगे और वो वहाँ तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है, अमेरिका में डॉलर्स में, वहाँ चले जाते हैं। तो सर इस चीज़ में हमारे जो एजुकेशन, जिस तरीके से भी हमारे बच्चे जो क्रीम जो बच्चे बोलते हैं, क्रीम जो है हमारी जो एजुकेशन सेक्टर में जितने भी क्रीम बच्चे हैं वो सब जो पलायन कर रहे हैं, तो एक बेटर रोज़गार के लिए तो देख वो जाएगा ही। तो इस चीज़ में हमारे जो उद्योग है और जो जनरल सोसाइटी है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है कि हमारे बच्चों को यहीं पर ही रोज़गार मिले, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से जो कर रही है एंड अपने एंड से जो जितना कर सकती है वो कर रही है। हाँ। सरकारी जॉब्स हर किसी को अवेलेबल नहीं करा सकते, कॉर्पोरेट सेक्टर में जितनी भी पॉलिसीज़ है बनाती है, हालांकि एक्सप्लॉइटेशन हर जगह है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पॉलिसीज़ बना रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना ना देखना वो भी सोसाइटी पर भी एक ऑब्लिगेशन है और हमारी गवर्नमेंट पर भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर लैक कर रही है हमारी सोसाइटी भी और गवर्नमेंट भी, इसी वजह से पलायन हो रहा है। तो इसमें आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हमारे बच्चे जो यहाँ पर अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, स्किल्ड भी है और उनके पास एक टैलेंट भी है, वो आगे चलकर हमारे देश में क्या फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखो ऐसा है, ये जो पूरा बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, जी। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है ओके। और उसी पे आप चलते जा रहे हैं। ये आपको सारा सिस्टम, मैंने बताया ना, वोकेशनल सिस्टम पे बनाओ। जैसे पहले पहले ज़माने में भी जो लोग थे वो कभी अनएम्प्लॉयमेंट नाम की तो चीज़ ही नहीं सुनी। क्यों? बिल्कुल। अपना खेती करते थे, या वो एक तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था, बिल्कुल ये भी बहुत है, एक फैक्टर है। एक फैक्टर। और कोई इस तरह का लेवल ऑफ कंपटीशन नहीं था कि इसके पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए, इसके पास हवाई जहाज या इसके पास इतनी कोठी है। तो ये बेसिक जो सेटिस्फेक्शन का लेवल, अब ये क्या है, आईआईटी में आपने करा तो वही है ना, आईआईटी करके भी आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। बट वो क्या है, मेरा वो वाला तो इतने डॉलर कमा रहा है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, या एमबीबीएस करके या आप जो भी पढ़ के और वहाँ चले आते हैं। तो इसका एक तो ये है जो जो मैंने आपको बताया, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो कभी ये स्कूल में तो कोई बताता नहीं आप सेटिस्फाइड रहो या आप ऐसा कंपटीशन करो, अपने आप को बढ़ाओ। ये तो खुद ही आदमी वो फिर जो देखता है वो करता रहता है। तो उसका ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चे को, जापानीज जैसे मैं आपको बताता हूँ, वहाँ 5वीं क्लास तक बच्चे के एग्जाम ही नहीं होते। ओके। ना कुछ करते हैं, ना किताब होती है, किताब भी नहीं होती है। वो बच्चे को मॉरल एजुकेशन पढ़ाते हैं बस। ठीक है। भाई सफाई करना, रहना, ये देश है हमारा, देश के बारे में बताएंगे, कहानियाँ बताएंगे, अपने जो हीरोज़ रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। तो वो जो ज्ञान देना है, और वो उसको ये लगता है कि भाई तूने हीरो बनना, देश के लिए कुर्बान होना, वो सिखलाई होनी चाहिए। वो तो कोई करता नहीं है। यहाँ तो ये सिखलाई है कि जल्दी से मैं कितना बड़ा पैसे ले लूँ। आईआईटी सरकार ने फंडिंग, जो आईआईटीज वगैरह होती हैं, आईआईएम्स वगैरह, इसकी सरकार बड़ी फंडिंग करती है। और वो उनका एम तो ये था कि भाई यहाँ पढ़कर ये यहाँ उस नॉलेज को वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो ये नहीं सिखाया गया उन स्टूडेंट को वहाँ पे कि भाई आपने सेटिस्फाइड रहना है लाइफ में, और जो देश के लिए, जो देश ने आपके लिए किया वो आप देश को दो, रिटर्न दो। सर कहीं ना कहीं ये जो मॉरल एजुकेशन है आजकल सोसाइटी में, जो माँ बाप जो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, टाइम एक बहुत बड़ा बैरियर हो गया है, बिजी लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें,
और जापानीज एक एग्जांपल है कि वहाँ स्कूलों में सिखाई जा रही है, पर क्या इस चीज़ में जो पहला जो गुरु होते हैं माँ बाप, उन चीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर सर आपका क्या कहना है? वैसे तो संस्कार तो माँ बाप से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं। तो एक तो ये संस्कार मिलते हैं, जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहे तो कभी हमने, मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा कि हमारे फादर हमें गोदी में लेके घुमा रहे हैं या ऐसे। वो चाचा चुचा कहीं घूम लेते थे या पड़ोसी उठा के ले जा रहा है। तो ये आज क्या आप दूसरे के बच्चे को उठा के दिखाओ, ना उठाओगे ना उठाने देगा। ये फर्क है। जो उस टाइम जो संस्कार का मतलब ये है कि आपके जो पेरेंट्स क्या दिखाते हैं ना, कि सबको बराबर रखो, सबको समझो, वो जो शिक्षा है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं। हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हम हमारे घर में मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, तो हमारे घर में 24 आवर्स जो चूल्हा है वो जलता रहता था। फलाने आ गए, 10 आदमी आ गए, चलो भी रोटी खा रहे हैं, रात के 10 बजे तक खा रहे हैं। आज तो सारे हालात बदल गए। आज तो आदमी कैलकुलेट करता है कि भाई इसके क्या फ़ायदा होगा। पहले मैं गांव में रहता था तो मैं देखता था पता नहीं कहाँ कहाँ से आदमी आते ही, अरे भाई पंडित जी, मतलब दादा क्यों कहते आए हैं फलाने का, अच्छा भाई बैठो बैठो पानी पियो बुला भाई। हालांकि मेरे को याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था, सैनिक स्कूल में होने के बाद भी जब छुट्टियों में रहता था तो ये होक्का भरते हैं, चिलम होती है। जी। तो दूसरे वो तो देखते भाई लड़का है, जा भाई चिलम भर के ला, मतलब। तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि भाई मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हूँ या मैं ऐसे हूँ। वो जो क्वालिटी है कि आप, सम्मान करने की, हाँ, रिस्पेक्ट करने की, वो रखो, हॉस्पिटैलिटी। वो रखो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये संस्कार बचपन से पेरेंट्स देते हैं, किस फैमिली में आप वो पैदा हुए हो, और उसके बाद में आपका जो ओवरऑल वहाँ एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट है, उससे आदमी को है। हम तो बचपन से ये देखता है भाई हेल्प करनी है, वो दादाजी के पास दरबार लगे रहते थे। तो आज भी हमें गर्व है कि हम भी आज उसी लाइन में हैं। और मैं रेगुलरली अपने गांव में जाता हूँ। लोग तो कहते हैं यार आप इतना अफसर हो गया, गांव में क्या करते हो। मैंने कहा उन्हीं ने तो पाला है मेरे को, वहाँ नहीं जाऊँगा। जो मेरी मिट्टी में जो लोग हैं उनको भी तो देखना है ना, उनको फिर यही शिक्षा देनी, उनके प्रॉब्लम देखने। ये तो इलेक्टेड वाले तो अलग चीज़ होते हैं, जो जी। मेंबर होते हैं उनका तो पर्पज़ अलग होता है। हमारा पर्पज़ है रियल में उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को किसी भी दुख है उसको दूर करो। इतने साल की आईपीएस सर्विस, पुलिस सर्विस में सर आपने ऐसा क्या सीखा जो आप यूथ को बताना चाहेंगे? कोई भी एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें, और उससे आपका क्या की टेक अवे है कि आज समाज में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है यूथ के लिए? यूथ का मैं तो यही कहता हूँ कि भाई एक तो हेट्रेड छोड़ दो जी। और प्रेम से रहो। और ये जो एक भावना है ना कि अगर आप, जैसे एक लाइन है किसी ने ड्रॉ कर दी, तो आपने करना है कि भाई इस लाइन से बड़ा बनना है, तो आप अपनी लाइन उससे बड़ी ड्रॉ कर लो, ये नहीं कि उसकी लाइन को काटो। तो ये जो अब जो अगर आप देखोगे ऑफिस में या इवन एवरीवेयर, स्टूडेंट्स का भी, वो पहले तो हमारी किताब होती थी तो हम बच्चे को लगभग एक ही कापी से काम चल जाता था। जी। आजकल तो दूसरा बच्चा दूसरे को नहीं देता, यार ये तो ये पढ़ लेगा तो ये नंबर ले जाएगा। ये डिफरेंस हो गया है। तो एक तो मन को ये रखो जो है उसमें सेटिस्फाइड रहो। सेटिस्फेक्शन इन लाइफ इज हैप्पीनेस। सक्सेस वगैरह जो भी कुछ है वो सब हैप्पीनेस के लिए करता आदमी। तो आप हैप्पी रहने के लिए उतना ही रखो जो आप बिल्कुल विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी वरी और आराम से कर सकते हो। तो आप जब हैप्पी रहोगे तो आप अपने आप आगे बढ़ते रहोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ चले गए हैं। एंटी हाईजैकिंग का जो कोर्स किया वो और आईपीएस, इन दोनों ट्रेनिंग्स में कितना डिफरेंस था, और वहाँ से आपने ऐसा क्या सीखा जो अलग था? ऐसा था कि 1980 तक समझ लीजिए जी। या 1976 में एक इंडिया का प्लेन जो था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में
जहाँ तक मेरी मेमोरी है, पाकिस्तान के हाईजैकर्स ने इंडिया का एक इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक करके लाहौर ले गए। उससे पहले तो कोई कंसेप्ट नहीं था हाईजैक कर लेंगे, और वो ले जाके लाहौर उतार के उन्होंने जहाज़ को और पैसेंजर को उतार दिया, सबको, कि भाई नीचे आ जाओ, और जहाज़ में आग लगा दी, जहाज़ जला दिया। उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टोटल जो इंडिया में इंडियन एयरलाइंस के पास उस टाइम 1976 में प्लेन होंगे ज़्यादा 15-20 प्लेन होंगे। तो एक इतनी वैल्यू का उस टाइम वैल्यू ही बहुत थी, एसेट आपने बहुत, जला दिया, वो जला के और एक ये दिखा मैसेज दिया। दिया लोगों तो को। उस टाइम उसके बाद ये सोचा कि अगर आज ये, चलो आज तो पैसेंजर उतार दिए, और अगर नहीं उतारते जब क्या करते। तो एक चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे मिस्टर पांडे, उनके अंडर एक गवर्नमेंट ने कमेटी, पांडे कमेटी उसको बोलते हैं, वो कंस्टिट्यूट की कि भाई आप ये मेजर्स बताओ कि एयरपोर्ट पे ये जहाज़ की सिक्योरिटी कैसे करें। जी। ये है। और उस टाइम तक वर्ल्ड में भी एक वो आ गया था, एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ICAO बोलते हैं उसको। उन्होंने कि भाई हर देश में अगर उस देश में जब तक वो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, जो लेड डाउन प्रोसीजर है, वो नहीं होगा तो दूसरा देश उसमें जहाज नहीं उतारेगा। ओके। क्योंकि तो आप, एक इंटरनेशनल प्रोसीजर बन गया कि हमें ऑब्लिगेशन है कि हमें सिखाना ही हाँ, पड़ेगा, सिखाना है, ये चीज़ें करनी ये है। चीजें करनी है। तो मैं जैसे सेलेक्ट हुआ तो उस पहले तो हमें यहाँ एक सेल था, 4 ऑफिसर्स सेलेक्ट लिए और ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी जो पुलिस में थे। और उसके बाद हमने वो खुद ही अपने आप सिस्टम को, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके सोच के एक वो ये प्रोसीजर का जो मैनुअल बनाई कि क्या प्रोसीजर। तो बाय द टाइम उन्होंने जो ये इकाओ था, इन्होंने भी एक कोर्स स्टार्ट कर दिया कि भाई हर एक कंट्री से एक एक आदमी आएगा और उसको वो वहाँ कंसल्टेटिव कोर्स सिखाएंगे। तो वो कोर्स पे मैं फर्स्ट इंडियन था, मतलब ये एंटी हाईजैकिंग सीखने के लिए कि कैसे हाईजैकिंग को रोकना है। तो 1 महीने का कोर्स था, मुझे ये UNDP का फेलोशिप मिला था। तो सारा खर्चा UNO ने दिया उसके लिए, और वहाँ 5 स्टार होटल में रखा, और उसका भी खर्चा उन्होंने दिया, और TAD भी दिया। तो उस ज़माने में 1983-84 में वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि आप 1 महीना बाहर कोर्स करके आओ, और उस कोर्स में 22 कंट्रीज से वो थे जो पार्टिसिपेंट थे। तो वहाँ मैंने टॉप किया उस कोर्स में। तो उसमें एक मतलब आपको ये लगा कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे को वहाँ ऑफर हुआ कि आप ये यहाँ ज्वाइन कर लो, आपको इतनी जो तनख्वाह मांगोगे देंगे, सब कुछ है। आई रिफ्यूज्ड इट, क्योंकि जिस धरती ने हमें बनाया, जिस देश ने हमें पढ़ाया लिखाया या जो भी बनाया है, उसका कर्ज उतारना हमें। तो मैं तो बोला चाहे आप मेरे को कितना ही दे दो, मैं पूरी दुनिया की दौलत दे, तो मैं नहीं रहूँगा, मैं अपने देश में जाऊँगा। तो ये जब तक भावना नहीं है आपके अंदर होगी, तब तक आप कुछ देश के लिए नहीं कर सकते। तो हमने बहुत कुछ किया है देश के लिए, काफ़ी चीज़ें बता नहीं सकते, ये है। पर दिल में सेटिस्फाइड है कि आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जिसको कहते हैं बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज। जितनी कैपेबिलिटीज थी उतना ही सेटिस्फाइड हो। मतलब कई तो ये रहते हैं यार मेरे को एक और रैंक मिल जाता, मैंने वो नहीं लूटा, मैंने ये नहीं करा। आधों का तो यही एम रहता है, मैंने कोठी नहीं बनाई, अब मैं आई स्टे इन अ फ्लैट हियर आफ्टर माई रिटायरमेंट, पेंशन मिलते है उससे खुश हूँ मैं। तो मेरे को कोई लालच नहीं है, लालच नहीं होगा तो आप खुश रहेंगे। तो हमें एक ही बेस ये रहता है कि कैसे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैसे ठीक करा जाए, उसको कैसे समझाया जाए, दैट दे शुड लिव फॉर द कंट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और इतनी इंसाइटफुल बातें जानकर। एंड की टेक अवे यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लर्निंग स्किल्स पर और अपनी सेटिस्फैक्शन पर काम करना ज़रूरी है, जिससे आप
जहाँ है पहली बात तो वहाँ सेटिस्फाइड रहें और आपके अंदर एक कुछ करने का जज्बा भी हो। तो आप आईजी सुरेश शर्मा सर जैसे जो इंस्पिरेशन है उनसे आप इंस्पायर होइए, उनकी कहानियों को स्टडी कीजिए और हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।